नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम भूमि में। मेरा नाम विकास शुक्ला है और आप सभी लाइव जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो फटाफट से जुड़िए और हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो यहाँ पर आप जियोग्राफी से संबंधित ये लेक्चर देखेंगे जो कि यूनिट 4 में और अदर सारे एग्जाम्स में आता है। ये चाहे एसएससी हो, व्यापम हो या एमपीपीएससी हो, तो ये आपके सभी एग्जाम्स में आएगा। आप अच्छे से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, पिछला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। वहां मैंने पृथ्वी की संरचना, आपको ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में बता दी थी। अब आपको मैं यहाँ आज अक्षांश और देशांतर के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना यहाँ से ये लेक्चर, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। वैसे तो आप सभी ज्यादातर लोग जानते हैं कि क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, फिर भी हम यहाँ पर जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखा से शुरू करेंगे हम। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल लाइंस। लेटी हुई लाइंस का मतलब यहां पर ग्लोब पर अपनी सुविधा। अब ये ग्लोब है। ग्लोब पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पृथ्वी का एक क्या होता है, नमूना या मॉडल होता है जिसे हम ग्लोब के नाम से जानते हैं। अब ग्लोब जो है, ग्लोब पर अपनी सुविधा, ग्लोब पर कहीं भी ये ऐसी आप पृथ्वी पर कहीं खिंची नहीं है कि आप ढूंढने निकल जाओ कि कहाँ है, आज तुम्हें देख के मानूंगा, बिना देखे तो नहीं मानूंगा। तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ये क्या है, ग्लोब पर, ये ग्लोब है, एक ग्लोब ले लिया मैंने, ग्लोब पर। अब ग्लोब में क्या क्या होता है, तो ये क्या है, उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव है ये और ये है दक्षिणी ध्रुव, ये पोल्स हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज मैंने कल भी बताया था कि रॉबर्ट पियरे ने की थी, वहीं पर दक्षिणी ध्रुव की खोज एमुंडसेन ने की थी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ। ये आपको पता ही है, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्व और पश्चिम हो जाएगा। मैप में डायरेक्शन हमेशा आपको पता है, ऊपर ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, यहां ईस्ट होता है और यहां पर वेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर बात करें तो आपको जस्ट अ मिनट, अगर हम बात करें तो ये अपना ईस्ट हो जाएगा और ये अपना वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें मैंने डायरेक्शन को आपको बताया कि ऊपर नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है। तो इस तरीके से इसको अपन देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पर मैं अगर आपसे बात करूं, यहां पर अगर हम आपसे बात करें तो देखिए यहां लिखा है कि ग्लोब पर अपनी सुविधा के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए पश्चिम से पूर्व, आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछे तो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन से, ये क्या है, इमेजिनरी, ये है नहीं, हमने इमेजिन कर लिया। इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूडनल लाइंस या अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अंजना लोधी, वेरी गुड मॉर्निंग। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 181 होती है इनकी संख्या। सर हमने तो 180 पढ़ी है। तो भैया 0 डिग्री लाइन कहां पे जाएगी अगर आप 0 डिग्री लाइन को काउंट नहीं करेंगे तो देखिए ये 0 डिग्री लाइन जो इस पे होती है, ये 0 डिग्री लाइन है और इसको क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा, या फिर ये 0 डिग्री लाइन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, विषुवत या भूमध्य रेखा। इंग्लिश में इसको इक्वेटर भी कहते हैं। तो भूमध्य मतलब पृथ्वी के मध्य में, भूमध्य, पृथ्वी के मध्य में खींची गई कोई रेखा है
जिसे भूमध्य रेखा कहा जाएगा। और ये काल्पनिक होती है, कहीं पे बनी नहीं है कि आप ढूंढने के लिए निकल जाओ गाड़ी लेके कि आज तो मैं विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को देख के ही मानूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या होता है, ये यहां पर आपको मिलेगा 0 डिग्री लाइन, जो कि वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, काल्पनिक रेखा है और इसे 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे तो देखिए ये 0 डिग्री लाइन होने के बाद यहां पर जो ध्रुव होगा, ये जो ग्लोब होगा, ग्लोब का क्या है, ग्लोब यहाँ पृथ्वी, आपको मैंने बताया था कि चपटी है, पृथ्वी क्या है, थोड़ी सी चपटी है, या आप बोल सकते हो अंडा आकार की है ना, एग्जैक्ट गोल नहीं है। मैंने 43 किलोमीटर पिछले लेक्चर में आपको डिफरेंस बताया था। ये अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये ऊपरी वाला क्या हो जाएगा, ऊपरी वाला अगर हम इस गोले को 2 भाग में बांट दें तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला, या नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, कोई इंग्लिश वाला बैठा हो तो नॉर्दर्न हेमेस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, जबकि वहीं पर नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि वो दक्षिणी दिशा में, ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध कुछ नहीं है, गोले का अर्ध भाग, मतलब आधा गोला। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमेस्फीयर, ये हो जाएगा साउदर्न हेमेस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, गोले का अर्धभाग गोलार्ध, गोलार्ध कुछ भी नहीं है, पृथ्वी को जो 2 भागों में बांटा गया, अपर्णा यादव जी वेरी गुड मॉर्निंग, 2 भागों में बांटा गया, तो इसको उत्तरी गोलार्ध और इसको दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर इसको नाम दिया गया। अब अगर मैं आपको यहां पर बात करूं तो देखिए मैंने जिस प्रकार से इसमें एक आड़ी रेखा खींची है उसी प्रकार से तो खड़ी रेखा होगी, तो खड़ी रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है, तो 0 डिग्री लाइन यहां पर मैंने खींची है, और ये क्या है, ये एक ग्लोब को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो आपको यहां लिखना हो तो मैं लिख देता हूं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री लाइन, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन। और ये क्या होता है, ये जो 0 डिग्री लाइन है इसके ऊपर जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध और नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, इसके उत्तर व दक्षिण में 1 डिग्री के अंतराल पर नब्बे रेखाएं खींची गई हैं। तो उत्तर और दक्षिण दोनों ओर, चाहे वह 0 के ऊपर चले जाओ आप तो यहां पर 90 डिग्री तक मिलेगी, और चाहे आप नीचे चले जाओ तो भी आपको 90 डिग्री तक रेखाएं मिल जाएंगी। यहां पर अगर मैं बात करूं तो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उसको क्या कहते हैं हम, 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यहां पर कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा एक क्या है, अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर मैंने बताया कि लेटी हुई लाइन या आड़ी लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, आड़ी या फिर हॉरिजॉन्टल, या फिर आपसे बात करा जाए कि भैया ये लेटीट्यूडनल लाइन जो लेटी हुई है हॉरिजॉन्टल, इनको क्या कहेंगे, तो इनको हम कहेंगे कि भैया ये तो अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, अब ये 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, मतलब उत्तरी अक्षांश, ये ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। सेम नीचे कहानी है, एक रेखा 23.5 डिग्री पर पृथ्वी पर यहां भी खींची गई है,
और इसका नाम सर क्या है, तो ये 23.5 डिग्री पर जो दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है उसे हम मकर रेखा नाम देते हैं। भैया ये हो जाएगी मकर रेखा। और आपको मैंने बताया ही कि ये वाला हिस्सा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है नीचे की ओर, वहीं ऊपर की ओर जाएंगे हम तो वो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। तो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए इसको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, जबकि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है इसलिए इसको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। और अक्षांश इसलिए क्योंकि अक्षांश रेखा की कंडीशन ये है कि ग्लोब पर खींची गई आड़ी काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसमें अगर मैं बात करूं, अगर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को क्या मान लिया जाए, बिंदु, क्योंकि ये क्या है यहां पर पॉइंट बिंदु माने गए हैं, ध्रुव या पोल्स जिसको आप कहते हैं पोल। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये बिंदु मान लिया जाए तो एक तो हो गया नॉर्थ और एक हो गया साउथ। देखो वैसे इनकी संख्या 181 है क्योंकि 0 डिग्री लाइन भी तो है, 0 डिग्री लाइन के ऊपर 90 है और नीचे 90, यहां 90, यहां 90, 180 और एक 0 डिग्री लाइन तो हो गया कितना, 181। इसलिए यहां पर संख्या कितनी है, 181। लेकिन अगर हम इन पोल्स को क्या मान ले, बिंदु मान ले, रेखा ना माने, तो वहां क्वेश्चन आएगा कि अगर ध्रुवों को एक बिंदु मान लिया जाए तो यहां पर कितनी संख्या होगी अक्षांश रेखाओं की, तो आंसर फिर क्योंकि 2 पोल निकाल देना उसमें से बिंदु 179। अब एक बात और इसके आगे याद रखना है आपको, ग्लोब पर सारी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। समानांतर का मतलब समान अंतर पर, मतलब यहां पर सर एक 0 डिग्री, अगली लाइन होगी 1 डिग्री, अगली लाइन होगी 2 डिग्री, अगली लाइन होगी 3 डिग्री, तो मतलब समान अंतर पर है। इनका जो डिस्टेंस है 111 किलोमीटर है। आगे बताने वाला हूं मैं, हर एक अक्षांश रेखा के बीच 1 डिग्री, डिग्री के तौर पे 1 डिग्री, और अगर किलोमीटर के हिसाब से 111 किलोमीटर। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक चीजें क्लियर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, 0 डिग्री लाइन को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। जी सर बिल्कुल हमने देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 अक्षांश रेखाओं की दूरी या तो 1 डिग्री बोल दो, आपके 1 डिग्री का अंतर है, या यहां पर कितना है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर यहां पर दूरी रहती है एक अक्षांश रेखा से दूसरी अक्षांश रेखा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आपसे पूछा जाएगा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटना, कौन सी नदी भूमध्य रेखा, जो विषुवत रेखा या फिर ये बीच की लाइन है, इसको 2 बार काटती है। तो देखिए अफ्रीका की कांगो या इसको जायरे नदी भी पहले कहते थे, तो कांगो या जायरे एक ही बात है। भूमध्य रेखा को अफ्रीका की कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है। 2 बार काटती है मतलब एक बार ऐसी निकल जाती है, एक बार ऐसी निकल जाती है। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट में लिखा है अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी ये किसको करती है, मकर रेखा। अब अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा कहां पर है, ये है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। तो लिम्पोपो नदी यहां पर 2 बार काटती है। अब आती है भारत की माही नदी। आपको मैंने मध्य प्रदेश में भी पढ़ाया है कि भारत की माही नदी जो सरदारपुर धार मिंडा गांव से निकलती है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, वो जोन में कटिबंध आगे पढ़ाऊंगा अंजना, थोड़ा सा बस वेट करना, आगे कटिबंध है फिर हैं। यहां पर ये तीनों रेखाएं जो प्रमुख, मैंने ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं, ये तीनों अक्षांश रेखाएं प्रमुख हैं, इनको मैंने यहां लिखा। तो देखिए यहां पर कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को और माही नदी कर्क रेखा को। ठीक है, 1 डिग्री के अंतराल पर यहां पर जो ये 90 रेखाएं खींची गई हैं, उनमें से
अगर मैं बात करूं तो एक तो 0 डिग्री लाइन है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ही चारों तरफ पूरी कहानी घूमती है। अब लिखा है ब्राजील। ब्राजील एक ऐसा देश है, कैसा देश है देखते हैं। ब्राजील एक ऐसा देश है जिससे भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। अच्छा सर, मतलब इस पे भी है और इस पे भी है, ऐसा कौन सा देश है? तो ब्राजील ऐसा देश है जहां पर भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक कहलाया फिर सर ब्राजील? बिल्कुल भैया, तो दोनों यहां से गुजरती हैं। अगले पॉइंट में, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां तीनों रेखाएं, अब ये महाद्वीप है, ये देश था, ये महाद्वीप की बात की गई है, ये तो देश था, ये महाद्वीप। अब महाद्वीप आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो देखिए, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों गुजरती हैं। अब आपसे बोला जाए कि दिन और रात क्यों होते हैं? क्यों होते हैं भैया, क्या जरूरी है? तो पृथ्वी के भू परिभ्रमण के दौरान जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वहां क्या होता है कि जिस साइड सूरज की ओर उसका मुंह हो गया वहीं पर दिन हो गया, दूसरी साइड रात हो गई, और निरंतर ये घूम रही है, तो यही प्रोसेस चलती है, तो इस कारण से दिन रात होते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है। गुड अपर्णा यादव जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया है आपने, एकदम सही। यहां पर आपसे पूछा जाए मेन रीजन क्या है दिन और रात होने का, तो आंसर ऑप्शन में लगा के आना है आपको, भू परिभ्रमण। पृथ्वी के घूमने के कारण यहां पर अपने अक्ष पर पृथ्वी निरंतर घूम रही है, और झुकी कितनी है ये कमेंट करिए, आपकी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, कितनी टिल्ट है, ये आप बताइए। अब यहां पर अगर आपसे जलवायु कटिबंध बोले जाएं तो देखिए पेपर में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया है इसमें। अगर मैं बात करूं पृथ्वी को मुख्य, ये शब्द अगर आपके एग्जाम में आए तो मुख्य रूप से कितने कटिबंध, ये ताप क्रम के अनुसार इनको डिवाइड किया जाता है। किस प्रकार? ताप क्रम के अनुसार इनको डिवाइड किया जाता है, ताप क्रम के अनुसार। तो ताप क्रम के अनुसार आपसे बोला जाए कि यहां पर पृथ्वी को मुख्य रूप से कितने जलवायु कटिबंध, कटिबंध कुछ नहीं होते, ये जो जोन होते हैं टेम्परेचर जोन, जहां पर क्या होता है, हमने जो काल्पनिक रेखाएं मानी हैं वहां पर जिस प्रकार का ताप रहता है तो उस प्रकार की स्थिति को यहां पर इसमें बताया जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री अपर्णा यादव, अंजना लोधी, बहुत बढ़िया, एकदम सही। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये बात आपको याद रखनी है। मुख्य रूप से तो 3 कटिबंध हैं, चलो देख लेते हैं कौन से 3 कटिबंध हैं। तो एक तो उष्ण कटिबंध आपको मिलेगा, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, है ना। ट्रॉपिकल टेम्परेचर जोन इसको आप बोल सकते हो, ट्रॉपिकल टेम्परेचर जोन, यहां पर उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक माना जाता है, तो ये 0 डिग्री लाइन जो आपको दिखेगी, 0 डिग्री लाइन से यहां पर आपको जो टेम्परेचर जोन दिख रहा होगा, यहां लिखा है उष्ण कटिबंध। सेम नीचे तक मकर रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य यहां पर क्या पाया जाता है, उष्ण कटिबंध। यहां पर सर्वाधिक गर्मी या सर्वाधिक ताप होता है अदर की अपेक्षा में या कंपैरिजन में, सर्वाधिक ताप। और यहां पर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता सबसे ज्यादा देखी जाती है इस जोन, और भूमध्य रेखा पर मैक्सिमम पीक पे होता है क्या, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी जिसको आप कहते हैं। दूसरा आपको दिखेगा शीतोष्ण कटिबंध, मतलब इसमें शीत भी आ गया, ठंड भी आ गई और गर्मी भी आ गई, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम ताप रहता है, ये आपको 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री यहां मिल जाएगा, जिसे आप यहां बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। सेम नीचे की ओर मिलेगा आपको
ये देखिए यहां से लेके यहां तक इसको क्या बोला जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, फिर जो तीसरा कटिबंध आप देखेंगे वह होता है प्योरली शीत, मतलब यहां ठंड ही पड़नी है, सूरज की किरणें यहां पर क्या नहीं होती, यहां सीधी नहीं पड़ती है, सूरज की किरणें यहां पर हमेशा तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें यहां तिरछी पड़ती हैं, कभी भी लंबवत सिर पर सूर्य यहां नहीं चमकता है, तिरछी पड़ती हैं। अगर मैं सूर्य की वर्ष भर स्थिति की बात करूं तो कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही रहती है। अगर मैं यहां लिखूं सूर्य की वर्ष भर स्थिति कर्क रेखा से मकर रेखा तक देखी जाती है, और शीत कटिबंध तक सीधी किरणें इसीलिए नहीं पड़ती हैं, थोड़ी तिरछी पड़ती हैं, तो यहां तक सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती। जो सूरज की किरणें यहां पर सन की जो रेजेस पड़ती हैं, मान लो ये सन है हमारा, तो जो सन की रेजेस पड़ती हैं वो कहां तक सूर्य की स्थिति रहती है, यहां से लेके और यहां तक, तो आपको यहां लंबवत, यहां ऊपर से नीचे सूर्य की किरणें चलती रहती हैं। जैसे हम कहां बैठे हैं, तो हम आज यहां भारत बैठा है, हम जो बैठे हैं मध्य प्रदेश और भारत के अंदर, तो भारत आज यहां है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अच्छी बात है। यहां पर क्या हो रहा है कि भारत में अब ठंड पड़ रही है, मतलब जो सूर्य है ना वो यहां पर नीचे की ओर सूरज की किरणें जा रही हैं, और जहां आज ऑस्ट्रेलिया है वहां पर अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगेगी। जब यहां से सूरज ऊपर की ओर आएगा तो हमारे यहां मई जून आ जाएगा और हमारे यहां गर्मी पड़ने लगेगी। अभी सूरज कहां जा रहा है, नीचे की ओर। कहां तक किरणें इसकी पड़ती हैं लंबवत, तो सर मकर रेखा, और यहां पर कर्क रेखा। इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। सूर्य की किरणें वर्ष भर स्थिति कहां से कहां रहती है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच सूर्य की स्थिति वर्ष भर रहती है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो मुख्य 3 जलवायु कटिबंध थे, लेकिन और भी अगर देखे जाए, कुल यहां पर देखे जाएं तो कुल का आंसर क्या है कि यहां 4 प्रकार से फिर आप कटिबंधों को मान सकते हो। जैसे उष्ण कटिबंध, विषुवत रेखा 0 डिग्री से 30 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री तक। अब यहां पर जो बांट दिया गया है वह कैसा बांटा गया है, मान लो ये है कोई ग्लोब, ये है ग्लोब, तो यहां पर इसमें होगी सर, एक तो होगी 0 डिग्री लाइन, ये सेंटर हो गया, ये 0 डिग्री लाइन हो गई। इसमें कहा गया कि 0 डिग्री लाइन विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर चले जाओ आप। ये मैं 30 डिग्री पर यहां पर उत्तर चला गया। ठीक है, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री सर आपको दक्षिण भी तो जाना पड़ेगा जी। लो ये दक्षिण भी चला गया मैं। अब मैं दक्षिण भी चला गया तो देखिए यहां पर एक हो गई ये 30 डिग्री लाइन, और दूसरी नीचे की और दक्षिणी गोलार्ध में भी मैंने 30 डिग्री की लाइन खींच दी। तो इसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहां पर गर्मी सर्वाधिक होती है, ये उष्ण कटिबंध कहा जाता है इसको, और यहां मौसम हमेशा गर्म रहता है। यहां सूर्य, ये देखिए आपसे पूछा जाए कि उष्ण कटिबंध में सूर्य वर्ष में कितनी बार चमकता है, तो 2 बार मैंने बताया, ऊपर नीचे जाता है वो, तो वर्ष में 2 बार चमकता है, मौसम सदैव गर्म। अब एक और यहां जो 4 बताए, वैसे तो प्रमुख 3 होते हैं, लेकिन ये जो कुल बात की गई है वो 4 आपको देखने को मिलेंगे। उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण। तो देखिए ये मैं 45 डिग्री बना देता हूं, 45 डिग्री, और यहां भी 45 डिग्री उत्तर और दक्षिण। तो यहां पर अक्षांश कुल
यहाँ कुछ महीने अधिक ताप रहता है ना। कुछ महीने जब सूर्य एकदम उसके सिर पर पहुंच जाएगा तो अधिक ताप रहता है। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर 45 डिग्री तक तो यहां पर सूरज जाता ही नहीं है। अभी हमने देखा कहां तक जाता है सूरज, तो सूरज की किरणें जो रहती है कर्क से मकर रेखा, हाँ, लेकिन इसके कंपैरिजन में जो ये पोल्स है, इनके कंपैरिजन में तो ये काफी हद तक कुछ ताप प्राप्त कर लेता है। तो 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर दक्षिण, यहां कुछ महीने ताप कम रहता है और कुछ महीने ताप अधिक रहता है। अब आपसे पूछा जाएगा अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। किसे? उपोष्ण कटिबंध को अश्व अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात नंबर 3, 1, 2 और नंबर 3 की बात करूं मैं, तो शीतोष्ण कटिबंध क्या है सर? अब 45 डिग्री से 66 डिग्री तक चले जाओ सर, 66 डिग्री चले जाओ। अब 66 डिग्री ऊपर और 66 डिग्री नीचे, उत्तर दक्षिण, ठीक है। उत्तर दक्षिण अक्षांश, यहां सूर्य सिर पर कभी पहुंच ही नहीं पाता, सिर पर कभी कैसे चमक जाएगा, ताप एकदम कम रहता है। और जो लास्ट इसमें चौथा बताया गया है कुल में, वो ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध का मतलब 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश, यहां ताप बिल्कुल कम रहता है क्योंकि यहां तक किरणें पहुंचती ही नहीं है। तो ये ऊपर वाला ये 90 डिग्री और ये नीचे वाला भी 90 डिग्री यहां आपको देखने को मिल जाएगा, ये बिंदु। तो इस प्रकार से भी 4 प्रकार से कुल और प्रमुख 3 प्रकार से कटिबंधों को यहां बांटा गया है। कटिबंध ताप की स्थिति बताते हैं कि ताप की स्थिति इन जोन में क्या रहती है, ठीक है। तो इतनी चीजें क्लियर है। अब हम बात करेंगे मकर संक्रांति। तो देखिए मकर संक्रांति, फिर से मैं ग्लोब एक बना देता हूं छोटा सा आपके लिए ग्लोब। ये ग्लोब है हमारा, ये इसका सेंटर है। मकर संक्रांति, अब ये है 0 डिग्री लाइन, ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये क्या हो जाएगी कर्क रेखा, देख चुके ना अभी अपन, और ये हो जाएगी मान लो 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो अब यहां पर क्या है, अब यहां पर बेटा देखिए मकर संक्रांति, जो मकर संक्रांति कब कही जाती है, हमारे यहां जो होती है वो अलग बात है ना। वो तो हम अपने त्योहार के तौर पर जब हमारी तरफ सूर्य बढ़ने लगता है, आने लगता है, तो वहां से पलट जाती है उसकी डायरेक्शन। अगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे मकर संक्रांति, मकर रेखा पर जब सूर्य यहां पर होता है और सबसे ज्यादा मकर संक्रांति के समय सूर्य की किरणें किस रेखा पर चमकती हैं, तो मकर रेखा, ये है मकर रेखा। सूर्य की किरणें यहां पर, जैसे हमने देखा है ना, हमारे यहां पर 21 जून को चमकता है सूरज सिर पर महाकाल मंदिर उज्जैन में, ये सन है, ठीक है, ये सन है। और सूरज की किरणें कब, तो ये मकर रेखा के समय, मकर संक्रांति के समय 22 दिसंबर को, कब बेटा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, और सूरज की किरणें यहां सीधे चमकती हैं इस रेखा पर। नीचे देख रहे हैं आप कर्क संक्रांति, तो कर्क, हम कर्क रेखा पर हैं, तो कर्क संक्रांति देखते हैं क्या होती है। कर्क संक्रांति 21 जून को यहां पर होती है। और उत्तरी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध, ये वाला ऊपर वाला गोलार्ध, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो उत्तरी गोलार्ध बेटा जो होगा, उत्तरी गोलार्ध यहां पर 21 जून को आपको पता है सबसे बड़ा दिन होता है। किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर हम यहां बैठे, 21 जून का समय है महाकाल मंदिर में, और सबसे बड़ा दिन होता है यहां, और सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, ठीक है, लंबवत चमकती हैं बिल्कुल। दिन सबसे बड़ा, तो रात अपने आप छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा दिन होता है यहां। अब विषुव, विषुव क्या होते हैं, विषुव देख लेते हैं। बसंत विषुव, विषुव यहां पर बसंत विषुव और शरद विषुव, 2 विषुव होते हैं, बसंत विषुव और शरद विषुव। वसंत विषुव कहा जाता है 21 मार्च को। यहां होता क्या है, विषुवत रेखा पर लंबवत सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं,
अब सूरज देखो, अभी सूरज था मकर रेखा पर तो मकर संक्रांति, फिर सूरज पहुंचा कर्क रेखा पर तो कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति 22 दिसंबर और यहां पर कर्क संक्रांति 21 जून को, और सन की रेजेस जो है यहां पर कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही थी। अब ये जो बीच की रेखा है इस पर भी तो कभी सूरज की किरणें, क्योंकि अब सूरज यहां ऊपर नीचे जा रहा है तो बीच में कभी तो आएगा ना, कभी आएगा। तो देखिए जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो भी भूमध्य रेखा पर एक बार सूरज की किरणें चमक जाएंगी, फिर जब ऊपर से नीचे सूरज आएगा तो भी इस रास्ते से तो आएगा। तो हालांकि सूरज नहीं लगाता है चक्कर, बस ऐसा बोल दिया जाता है, सूरज कभी भी चक्कर नहीं, सूरज अपनी जगह है। पृथ्वी घूमने के कारण ये सब हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना है, पृथ्वी के घूमने के कारण हो रहा है, सूरज चक्कर नहीं लगा रहा, हम अपनी पृथ्वी को घुमा रहे हैं तो सूरज को क्या लेना देना। तुम जहां की तरफ मुंह कर दो पृथ्वी का वहीं गर्मी, समझना बात को, बस ये समझाने के लिए, क्योंकि 3D डायग्राम तो मैं यहां ला नहीं सकता अभी, तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सूरज की किरणें ऐसी होती हैं, सूरज जा रहा है, सूरज कहीं नहीं जा रहा, सूरज अपनी जगह है, बस हो क्या रहा है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के घूमने के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब बसंत विषुव किसे कहा जाता है, 21 मार्च। तो होता क्या है, विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा, जो ये 0 डिग्री लाइन थी, इस पर सूर्य की किरणें, इस बार सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ेंगी और यहां पर सन की स्थिति इस पर हो जाएगी। ठीक है, ये सन है, तो इस बार सूरज की स्थिति कहां पर लंबवत चमकेगा बेटा, तो ये चमकेगा यहां पर विषुवत रेखा पर, और यहां जब एग्जैक्ट बीच में आ जाएगा सूरज तो दिन और रात कैसे हो जाएंगे बेटा, बराबर। जब बिल्कुल यहां पर पहुंच जाएगा तो बराबरी में बीच को बीच आ गया सूरज की किरणें, तो दिन और रात क्या होते हैं यहां पर, बराबर हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर शरद विषुव क्या होता है, तो 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, और 23 सितंबर का दिन फिर आता है जब सूरज की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं, और होता क्या है फिर इसमें, दिन रात यहां भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप देख रहे होंगे उपसौर, उपसौर क्या होता है बेटा, तो उपसौर की स्थिति कब बनती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, तो उपसौर 3 जनवरी को होता है। अब इसमें उपसौर में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब दूरी क्या हो जाती है, न्यूनतम, सबसे कम दूरी कब होती है, आपसे पूछा जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में डिस्टेंस सबसे कम कब होती है, मतलब सबसे पास कब आ जाते हैं, तो आंसर क्या है, 3 जनवरी को ऐसा दिन होता है जब पृथ्वी और सूर्य बहुत पास होते हैं, सबसे पास। अपसौर की स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है अपसौर की स्थिति। इसमें क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब अधिकतम दूरी, सबसे ज्यादा दूरी होती है, कब, वो 4 जुलाई को होती है, इसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए, अगर मान लो पूछ लिया जाए कि सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो देखिए, वैसे तो ये खगोल विज्ञान का क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहां बता देता हूं, अब इतनी सारी चीजें बताई तो ये 2 चीजें और। तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या के दिन पड़ता है सर, जी हां, अमावस्या के दिन पड़ता है, ठीक है सर। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन पड़ता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं कि भैया एक बात बताओ, होता क्या है ऐसा जब सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो होता क्या है ऐसा जो सूर्य ग्रहण पड़ता है, बिल्कुल न्यूनतम दूरी बिल्कुल 14.7 करोड़ किलोमीटर, एकदम सही, और अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर। बहुत बढ़िया अंजना, गुड गुड अपर्णा, बहुत ही बढ़िया, शानदार। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ 3 जनवरी, बिल्कुल, या 3 जनवरी, बहुत बढ़िया। अब होता क्या है इसमें, सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी है, मान लो ये है सूर्य, सूर्य बड़ा होगा तो थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा मैं सूर्य को, ये है सूर्य, ज्यादा बड़ा हो जाएगा नीचे नहीं बनेगा फिर वो, ठीक है। ये है सन, मान लेते हैं ये है सन।
ये है सन और ये है यहां पर अर्थ। अमावस्या का है दिन, एक तरफ है सन, ये सन है, और एक तरफ है अर्थ। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो जाता है जब चंद्रमा आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो यहां पर क्या बन जाता है, आपको ध्यान रखना है, बीच में आया चंद्रमा तो सूर्य में लग गया ग्रहण। जब बीच में आ गया चंद्रमा तो सूर्य में लग जाता है फिर ग्रहण। तो यहां पर याद रखना है कि बीच में कौन आ रहा है, चंद्रमा, तो यहां पर पड़ जाएगा सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो ऐसा क्या होता है, तो देखिए चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अब पृथ्वी आएगी, तो सन तो यहीं पर है, सन किसी के बीच में नहीं जाता, सन का काम अपनी जगह है, सन अपनी जगह है, स्टेबल है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं अभी। सूर्य एक तारा है ना, ये सब खगोल विज्ञान की बातें हैं कि नहीं है। तो ये है सन। अब सन की अगर मैं बात करूं तो सन और यहां पर दूसरी ओर बनाता हूं मैं चंद्रमा। सूरज किसी के बीच में नहीं जाता है, ध्यान रखना, इससे तुम्हें बहुत सारी चीजें याद बनी रहेंगी। ये हो गया चंद्रमा। अब चंद्रमा और इसके बीच में कौन जाएगा, तो अब आ जाएगी पृथ्वी। अब बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तो पृथ्वी के आने से क्या हो जाएगा, यहां पर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ जाएगा। अब बीच में आई पृथ्वी, ठीक है। हाँ, लूनार इक्लिप्स बोलते हैं इंग्लिश में इसको, किसको, चंद्र ग्रहण को, बिल्कुल एकदम सही है, लूनार इक्लिप्स कहा जाता है। और सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, एकदम सही है, सूर्य ग्रहण को सोलर इक्लिप्स कहा जाता है, ठीक है। और यहां पर इसको लूनार इक्लिप्स कहा जाता है, अगर कोई इंग्लिश वाला हो भाई। तो यहां अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण, और सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो यहां पर हो जाएगा सूर्य ग्रहण। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो सन और चंद्रमा मून के बीच में अर्थ आ जाने से यहां चंद्र ग्रहण पड़ जाता है, ठीक है। इतनी बात को आपको याद रखना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब आती है, अब किसकी बारी आती है, देशांतर रेखाओं की। तो चलिए हम देशांतर रेखाओं को देख लेते हैं। यहां पर मैं एक फिर से ग्लोब बना देता हूं छोटा सा, ये मैंने ग्लोब बना दिया, लिखा है ग्लोब पर अपनी सुविधा, कहीं भी खिंची नहीं है, तुम ढूंढने निकल जाओ, हम अपनी सुविधा के लिए खड़ी काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस हैं ये, और ये कैसी हैं, वर्टिकल, ठीक है, खड़ी। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाइन, लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस कहते हैं इनको, ध्यान देना है। वो क्या थी, लैटिट्यूडिनल लाइंस, तो लेटी हुई थी, ये लॉन्गी मतलब लंबी होंगी, ऐसी खड़ी होंगी। वर्टिकल काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया अर्थ का सेंटर। और आपको पता ही है ये नॉर्थ और साउथ पोल, आपको ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट पीरे और दक्षिणी ध्रुव की जो खोज है वो की गई थी एमुंडसेन के द्वारा, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखिए देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। 0 डिग्री की रेखा को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले तो मैं एक खड़ी रेखा बनाता हूं जो लिखा था कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जो जोड़ती हैं। एक ऐसी बना दी मैंने, एक ऐसी बना दी। तो क्या हुआ कि जो खड़ी रेखाएं ग्लोब पर है उसे क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। और ये खड़ी रेखा एक क्या है, ये देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है, देशांतर रेखा है, ठीक है। दूसरी बात, 0 डिग्री की रेखा को क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। यह दुनिया को 2 भागों, कौन कौन से 2 भाग, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। अगर ये बीच से यहां से ऐसी निकल रही है तो
तो इस तरफ का हिस्सा क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध। अभी जैसे हमने आड़ा काटा था तो क्या मिला था हमें, अक्षांश रेखा। अब हम इसको काटेंगे खड़ा, तो हम इसको एक बार खड़ा काट देते हैं। देखिए ये मैंने इसको खड़ा काट दिया। जब मैंने इसको खड़ा काटा तो ये था पूर्वी गोलार्ध। फिर से पहले आधा आड़ा काटा था तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, इस बार होगा ऐसा, तो गेंद को मैंने ऐसा इस बार इस तरफ से काट दिया, तो गोले का अर्धभाग गोलार्ध या फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा ये, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। मैंने लिया एक बॉल को दो भाग में काट दिया, ये है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये कौन सा हेमिस्फीयर है, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये भी इससे एक लाइन मैंने एक देशांतर रेखा को खींच दिया, क्योंकि खड़ी रेखा क्या होती है, देशांतर, और ये काल्पनिक रेखाएं हैं, देशांतर रेखा। ठीक है, ये देशांतर रेखा हो गई। अब अगर मैं दूसरी ओर बात करूं तो देखिए ये दो भागों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं ने, ये और ये 0 डिग्री लाइन होगी प्रमुख रूप से। 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा को, ग्रीनविच एक शहर था कहां का, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन का। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन का जो ग्रीनविच जगह है, 0 डिग्री देशांतर, क्योंकि खड़ी रेखा मतलब देशांतर, ग्रीनविच रेखा को यूनाइटेड किंगडम में माना गया है। कहां माना गया है, यूनाइटेड किंगडम के ग्रीनविच शहर में 0 डिग्री लाइन जो खड़ी देशांतर रेखा है उसको माना गया है। लंदन, बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम के। और इसे क्या क्या कहते हैं, इसे प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, जीएमटी आप जिसको कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, प्रधान मध्याह्न रेखा, और ग्रीनविच रेखा भी इसे कहा जाता है। तो इतनी बात क्लियर है अभी तक। 2-3 लाइनें थी, बहुत ज्यादा तो इसमें अभी तक हमने कुछ ऐसा अलग नहीं देखा, ये आपको पता भी होगा। अब आगे देखते हैं, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती है। तो मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था, तो यहां पर लिखा है कि ध्रुवों से सबकी सारी की सारी रेखाएं, जो कि आपको मैं आगे भी होगा मैप शायद इसमें है या नहीं है। देखो ये अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या है, 0 डिग्री लाइन आपको ये दिख रही होगी जो सामने की तरफ दिख रही है, ये क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन, जिसको प्रधान मध्याह्न यामोत्तर रेखा जिसको कहते हैं। ये 0 डिग्री लाइन लंदन के ग्रीनविच शहर से मानी गई है। सारी रेखाएं कहां खत्म हो रही हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सारी रेखाएं जाके कहां खत्म हो रही हैं, तो पोल्स में ही जाकर के वो मिल जा रही हैं। ऐसी नहीं है कि एक ऐसी हो, एक ऐसी हो, एक ऐसी हो, जी नहीं, ये सब की सब कहां मिल जा रही हैं आके, तो आप देखेंगे पोल्स में आकर के मिल जा रही हैं। ये देखिए ये 20 डिग्री की, ये 40 डिग्री। ई लिखा है मतलब ईस्टर्न, पूर्वी गोलार्ध। इसके इस तरफ क्या है, इसके इस तरफ क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध या पूर्वी देशांतर आप बोल सकते हो। 0 डिग्री के इस तरफ पूर्वी गोलार्ध है, गोलार्ध। ठीक है, इस तरफ क्या हो जाएगा, तो ये इसके इस तरफ, इसके इस तरफ अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा ये। ठीक है सर, और ये देशांतर खड़ी रेखाएं हैं, मतलब इनको हम क्या बोल देंगे, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। हाँ बिल्कुल अपर्णा, वो मैं भारत पढ़ाऊंगा ना तो वहां जरूर बताऊंगा ये बात आपको, क्योंकि भारत का टाइम जब मैं वहां, भारत स्टार्ट होगा इस क्लास के बाद, तो वो वाली बात मैं वहां बताऊंगा। एकदम सही कहा है आपने कि जीएमटी से इंडिया का डिफरेंस 5.5 घंटे है, और 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम। ठीक है, आपसे कभी भी ऐसा भी पूछा जाए कि आगे है कि पीछे है, तो भारत, वो कंसेप्ट में वहां बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आगे बोलना है, किस तरीके से पीछे बोलना है। ठीक है, यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये जो 0 डिग्री लाइन आपको सामने दिख रही है, इसको प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, और ये इसके इस तरफ पश्चिमी देशांतर होता है,
इस तरफ पश्चिमी देशांतर और इस तरफ पूर्वी देशांतर होता है। सारी रेखाएं इन पोल्स पर क्या हो रही हैं, जाकर के खत्म हो रही हैं। एक बात और एडवांस मैं यहां आपको बताता हूं, कि देखिए ये जो 180 डिग्री लाइन है, ठीक है, ये जो 180 डिग्री लाइन है, जैसे कि अभी ये आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें वो उसके बाद समझ में आएगा, इसलिए पहले इसको ही ले लेते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर, अब जब आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आओगे तो एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था आपको, डिस्टेंस। ये क्या है, भूमध्य रेखा कहां होगी, भूमध्य रेखा का यहां कहीं होगी, बीच के बीच भूमध्य रेखा भी एक अक्षांश रेखा थी, तो ये हो गई 0 डिग्री लाइन। ये क्या है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर जिसको आप कहते हैं। बेटा भूमध्य रेखा जो है ये लाइन, इसमें आपको दिखेगी जो डिस्टेंस होती है इनके बीच में, ये समानांतर नहीं होती है। एक बात ध्यान रखना है, अक्षांश रेखाएं क्या थी, समानांतर थी, समान अंतर पे थी, 1-1 डिग्री के अंतर पर, लेकिन देशांतर रेखाएं कभी समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। अब ये लाइंस आपको ऐसी दिख रही होंगी, ये 0 डिग्री लाइन थी और ये बाकी फिर आप देख रहे थे, ये मान लेते हैं हम 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, खड़ी रेखा मतलब देशांतर, ये हो गई 20 डिग्री वेस्ट या फिर पश्चिमी देशांतर। ये भी बात क्लियर है। तो आप यहां पर क्या है बेटा, यहां पर ये है 0 डिग्री लाइन भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, यहां पर है बेटा भूमध्य रेखा। तो आप एक चीज देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस, क्योंकि ये पोल्स में जाकर के सबकी सब बंद हो रही है, खत्म हो रही है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां मिलेगी आपको यहां पर, तो सबसे ज्यादा 2 देशांतरों के बीच सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां देखने को मिलेगी, आंसर है आपका भूमध्य रेखा, सबसे ज्यादा। इसके ऊपर जाएंगे तो डिस्टेंस कम होती जा रही है, सबसे कम पोल्स में होती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच में सबसे कम दूरी पूछी जाए तो ध्रुव या पोल्स में होती है, जबकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस, सबसे ज्यादा दूरी आपको कहां मिलेगी, भूमध्य रेखा पर मिलेगी, जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर यही लिखा है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी बढ़ती जाती है। आप देख रहे होंगे यहां सबसे कम, नीचे आएंगे थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, मैक्सिमम भूमध्य रेखा पर आपको देखने को मिलेगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर देशांतर रेखाओं की दूरी घटती है। अब हम अभी तो आ रहे थे ऊपर से नीचे, पोल्स से आ रहे थे भूमध्य रेखा की ओर, अब हम उल्टे चले जाएं तो आपको दिख ही रहा है, मैंने बोला था नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे कम होती जा रही है डिस्टेंस, तो ये वही चीज लिखी है। देशांतर रेखाओं, हाँ बिल्कुल, सबसे कम ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, लंबाई तो इनकी समान होती है, परंतु ये समानांतर नहीं होती हैं। समानांतर कैसे हो जाएंगी, यहां ज्यादा है दूरी, यहां कम हो गई, यहां कम हो गई। हाँ, लेंथ सबकी बराबर है क्योंकि इनको यहां से उठना है और यहीं खत्म होना है। लेंथ सबकी समान आप बोल सकते हो, परंतु ये समानांतर नहीं होती हैं, समानांतर पर नहीं होती हैं। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी, तो सबसे ज्यादा दूरी, जैसे कि 2 अक्षांश रेखा तो समान अंतर पे थी, तो वो तो सबके बीच में 111, लेकिन यहां सबकी डिस्टेंस अलग अलग होगी। यहां पर सबसे ज्यादा, फिर कम कम कम, सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होती है, भूमध्य रेखा पर, और कितनी, तो 111.3 किलोमीटर सबसे ज्यादा। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों की बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, गोरे। ठीक है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को यहां पर क्या कहा जाता है, गोरे कहा जाता है, गोरे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर को। 0 डिग्री लाइन वही ग्रीनविच मेरिडियन टाइम की जो लाइन थी, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे 0 डिग्री लाइन अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में या भागों में बांट रही थी, वैसे यहां पर ये भी, यहां अगर मैं बात करूं
तो दो देशांतर को बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री लाइन और 180। पीछे वाली 180 है, पीछे वाली क्या है 180 है, सामने वाली 0 डिग्री लाइन है। ये सामने वाली 0 है, अब उसके पीछे भी तो होगी ग्लोब की, तो वो 180 है। ये दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटते हैं, ये बात लिखी है। 0 डिग्री देशांतर या यामोत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में 180 डिग्री तक गणना की जा सकती है। अगर आप 0 डिग्री लाइन के ये वाली लाइन के यहां पूर्व ऐसे चले जाओ और ऐसे चले जाओ या, तो आपको इसके 180 इस तरफ लाइन मिल जाएंगी, 180 आपको इस तरफ लाइंस मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है। 100 अब विशेष बात क्या है, विशेष बात यह है, ये लाइन आप समझना, थोड़ी समझने वाली है ध्यान से। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा पर स्थित है। अब ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर अलग अलग रेखा नहीं है, एक ही रेखा है। अब इस बात को समझना बहुत ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो यहीं से तो खत्म होती, यहीं पे जाके खत्म होती है ये सारी, जैसे मैं काउंट करूं तो यहां पे जाके ये खत्म होंगी 180, यहां पे जाके खत्म होंगी इस 180 डिग्री पे, और मैं इस 0 डिग्री के इस तरफ भी जाऊं तो कहां पे खत्म होती है, ये बिल्कुल इसी लाइन पे, इसी 180 डिग्री पर खत्म होती है। मतलब अगर आप पूर्वी की बात कर लें, जैसे ये है पूर्वी वाला, तो ये वाला पूर्वी देशांतर जो है 180 डिग्री का इसी लाइन पे खत्म होगा, और पश्चिमी देशांतर यहां से मैं काउंट करते हुए बढ़ रहा हूं तो ये भी इसी लाइन पे खत्म होगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर अगर देशांतरों को काउंट किया जाए तो देखिए 179 पूर्वी देशांतर और 179 पश्चिमी देशांतर है ना। देशांतरों में एक जो लाइन है वो क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा, लेकिन 180 दो बार काउंट नहीं करना है, वो एक ही लाइन है। तो यहां पर अभी तक कितना हो जाएगा सर, अभी तो फिर 359 हुए, ऐसे तो 360 कहां हुए। फिर एक 0 डिग्री लाइन भी तो थी, तो एक 0 डिग्री लाइन भी तो है कि नहीं, तो एक 0 डिग्री लाइन भी तो थी, तो कैसी हो जाएंगी, 360 रेखाएं कुल हो जाएंगी। ठीक है, ये बात समझना कि यहां पर देखिए, इसको मैं और अदर तरीके से लिख देता हूं। देखिए 179 ये हो गई, 179 पूर्वी देशांतर, 179 क्या हो जाएंगी आपकी पश्चिमी देशांतर, और एक रेखा अलग अलग काउंट नहीं करना है इसको 180 डिग्री को, क्योंकि ये एक ही रेखा पर स्थित है, मतलब एक ये हो जाएगी, और एक 0 डिग्री लाइन भी तो थी, तो ऐसे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 रेखाएं कुल हो जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री ग्रीनविच को यूनाइटेड किंगडम में माना गया है। ठीक है, अच्छी बात है, हम देख ही चुके हैं। इसे प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। एकदम सही है, ये भी हम देख चुके हैं। इसे माना कब से गया है, तो वॉशिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंबोडिया यूएसए में हुआ था यह सम्मेलन, और 1884 से इसे क्या मान लिया गया है कि समय यहां से शुरुआत होगा। इसे जीएमटी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ठीक है, जीएमटी कब से माना गया, मानक मध्याह्न समय रेखा जो माना गया है विश्व की, ग्लोब की, पृथ्वी की, वो 0 डिग्री लाइन को माना गया है, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, अब यहां भी तो क्वेश्चन आएगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क रेखा को कहां प्रतिच्छेद करती है,
अल्जीरिया में काटती है। तो देखो कर्क रेखा तो ऐसी जा रही होगी, कर्क रेखा आड़ी जा रही होगी, लेकिन ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ऊपर से आ रही थी, ये 0 डिग्री देशांतर थी, और ये कर्क रेखा थोड़ी सी और ऊपर बना देते हैं अपन, ये बना देते हैं 23.5 डिग्री। तो ये कर्क रेखा हो जाएगी, ये कर्क है, और कर्क रेखा और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहां काटती हैं ये बात की गई है। तो ये पॉइंट क्या है, अल्जीरिया, ये पॉइंट है अल्जीरिया में काटती है। 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा को कहां काटती है, अब इसको कहां काटती है, ये बीच वाली 0 डिग्री लाइन हो गई भूमध्य रेखा, तो इसको कहां काटती है, तो गिनी की खाड़ी में, अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट 0 डिग्री देशांतर, अब तीसरी रेखा मकर रेखा को कहां काटती है, तो चलिए मैं ये 23.5 डिग्री यहां पर मकर रेखा बना देता हूं, 23.5 डिग्री मकर। तो ये 0 डिग्री लाइन जो ऊपर से चली आ रही है, ये ऊपर से 0 डिग्री देशांतर, ये पॉइंट कहां पर है, जो यहां पर मकर रेखा को ये काट रही है, तो भैया ये कहां पर है, नामीबिया, अटलांटिक महासागर में प्रतिच्छेद करती है। अब आपसे पूछे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, इसे ये किस किस उससे देशों से प्रमुख रूप से गुजरती है, तो ये 0 डिग्री लाइन जो है यूनाइटेड किंगडम से तो गुजरती है, वहां जीएमटी माना गया है। फिर इसके अलावा स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, घाना, अंटार्कटिका आदि से होकर 0 डिग्री लाइन गुजरती है। इतनी बात समझ में आई तो बताएं कि जी सर ये तो समझ में आ गया, कुछ भी नहीं छूटेगा, मैंने सब कुछ कवर किया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं अपन, इसको एक बार देख लो पिछले स्लाइड को। ठीक है, कि ये तीनों रेखाएं जो है थोड़ा सा याद करो। चलिए, अब 0 डिग्री देशांतर, इसको क्या कहा जाता है, समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर को समय रेखा कहा जाता है, जीएमटी, और ये मैंने बता दिया कहां पर है, तो ये है ब्रिटेन के अंतर्गत। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी आपको। जिससे अब देखो पृथ्वी कैसी घूम रही है, ये है अपने अक्ष पर पृथ्वी कैसी घूम रही है, ये क्या है, ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा में, मतलब ऐसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है पृथ्वी, उल्टी घूम रही है, पूर्व से पश्चिम नहीं घूम रही है। ठीक है, चलिए, तो पश्चिम से पूर्व घूम रही है, जिससे पूर्व की ओर जाने पर, जिससे अगर आप कहां की ओर जा रहे हो, पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, ऐसी घूम रही है, और सूरज कहां से निकलता है, सन यहां से पूर्व दिशा से। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, ये तो किसी को भी पता होगा कि सूर्य कहां से निकलता है, पूर्व दिशा। अब पृथ्वी कैसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है, ऐसी घूम रही है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो हो क्या रहा है, जिससे पूर्व की ओर, अगर आप कहां जाना चाह रहे हो, इस तरफ जाना चाह रहे हो, तो क्या होता है, प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय बढ़ता है। हर देशांतर पर, हर 1 डिग्री पर समय कितना बढ़ता है, 4 मिनट बढ़ता जाता है। तथा पश्चिम में जाने पर देशांतर, क्योंकि सूरज की किरणें सबसे पहले किस पे पड़ेंगी, तो ईस्ट साइड पड़ेंगी, मतलब यहां पर सबसे पहले 4 बज जाएंगे, यहां वालों के लिए पश्चिम में बाद में 4 बजेंगे, क्योंकि वो पश्चिम में सूरज तो पूर्व से निकलता है, तो पहले कहां, पूर्व वालों के लिए 4 बज जाएंगे, मतलब यहां पर समय बढ़ जाएगा।
4 यहां बच जाएंगे, है ना, और यहां 12 बज रहे होंगे, तो यहां पे समय बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया पूर्व में, तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट समय क्या होता है, घटता है। अब ये 4 मिनट कैसे आया, तो देखो पूरा एक जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता है, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो इसमें हम देते हैं 24 का भाग, ठीक है, तो इसमें हमें क्या देना है, 24 का भाग, तो ये कितनी बार जाता है, लगभग 15, ठीक है, 15 बार जाता है भाग। तो यहां पर 360 डिग्री का एक गोला होता है और 24 हमने कहां से लिए, आवर्स से, तो यहां पर इसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 डिग्री आ जाएगा। अब 15 डिग्री आने के बाद क्या होगा कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं सर, 60 मिनट होते हैं। तो ये 60 मिनट डिवाइड बाई 15 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट आ जाएगा, 15 चौको 60, 4 मिनट आ जाएगा 1 डिग्री बराबर। तो 1 डिग्री पर, हर 1 डिग्री पर क्या है, हर 1 डिग्री पर एक लाइन है, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 4 मिनट का समय हो जाएगा हर 1 डिग्री पर, हर 1 डिग्री पर 4 मिनट। तो यही लिखा है कि समय 4 मिनट बढ़ता है तथा पश्चिम में जाने पर प्रत्येक देशांतर, मतलब 1 डिग्री के अंतर पे कितना, 4 मिनट समय घटता जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं, सबसे पहले तो ये बता दो, ठीक है। हाँ, 15 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है, सॉरी 15 डिग्री बराबर यहां पर क्या है, 15 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। ये कहां से आया था 15 डिग्री, तो हमने 24 घंटे का इसमें 360 में डिवाइड मारा था, फिर यहाँ पे 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री का भाग हमने दिया 60 मिनट में, तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री, या 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आ गया। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूम रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सूरज की किरणें सबसे पहले तो पूर्व में पड़ती हैं सर, मतलब जो भी बजेंगे यहां पहले बज जाएंगे, बाद में यहां पर सूरज की किरणें पहुंचेंगी। मतलब हम बैठे हैं, हम लोग हैं जो इसी साइड वाले लोग हैं, क्योंकि भारत यहां पर है, तो हम क्या है, समय से इसीलिए 5.5 घंटा आगे कहे जाते हैं। उस बात से भी आप कंपेयर कर सकते हो कि हमें क्यों कहा जाता है कि हम 5.5 घंटे आगे हैं। वाई, क्यों, हम इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि हम किस गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध के अंतर्गत है, अगर देशांतर रेखा के हिसाब से देखा जाए, और समय रेखा 0 डिग्री लाइन को कहा जाता है, तो ये 0 डिग्री लाइन हो गई। अब 0 डिग्री लाइन की तरफ ये ईस्ट है, ये क्या है, भारत, हम यहां हैं, हमारे पास सूरज की किरणें पहले पहुंच जाती हैं। जबकि देश में अगर मैं बात करूं, विश्व में सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है, आप कमेंट करिए, सूर्योदय की भूमि। तो भैया सबसे पहले पूर्व में होता है सूर्योदय, सबसे पहले पूर्व में होता है, और हमारी पृथ्वी भी ऐसे घूम रही है, मतलब हमारे पास सबसे पहले पूर्व से आता है उजेला, है ना, पूर्व से आता है उजेला, तो हमारे पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी सूरज की किरणें यहां वालों की अपेक्षा। पश्चिम वालों के तो लिए तो बाद में सूरज पहुंचता है, पहले तो पूर्व में आता है। हम कहां बैठे हैं, पूर्व में। हमारी स्थिति क्या है भारत की, ये है भारत, अब हम पूर्व में बैठे, मतलब हमारा समय यहां वाले लोगों से क्या होगा, आगे होगा। तो हमारा समय जो है, हमारा समय 5.5 घंटे इसीलिए तो ज्यादा है क्योंकि हम यहां बैठे हैं। अगर हम यहां होते तो हमारा समय बोला जाता कि हम इतने घंटे पीछे हैं, जबकि हम तो पूर्व में हैं, पूर्वी गोलार्ध में है कि नहीं है, देशांतर के हिसाब से, तो हम इसलिए 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है, बताइए फटाफट। जापान को, बहुत बढ़िया, जापान को कहा जाता है। ठीक है, आपको जापान याद रखना है। भारत में अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, तीनों आंसर याद रखने हैं। जापान विश्व में, भारत में अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए उसको अरुण का आंचल कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सूरज की किरणें वहां पहुंची, सबसे पूर्व में है। अरुणाचल हमारे सबसे पूर्व में है तो सबसे पहले किरणें वहां पहुंचती हैं। फिर सिंगरौली आया हमारे मध्य प्रदेश के सबसे पूर्व में, इसलिए वहां पर किरणें सबसे पहले पहुंचती हैं। अब दूसरी तरफ ये तो 0 डिग्री लाइन थी, ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो पूर्वी और पश्चिमी एक ही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन आए
कि जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा किसे कहा जाता है, तो समय डिसाइड होता है 0 डिग्री लाइन, प्रधान यामोत्तर रेखा, या इसको बोलते हैं प्रधान मध्याह्न समय रेखा, प्रधान मध्याह्न समय रेखा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री लाइन। और 180 डिग्री लाइन को क्या कहा जाता है बेटा, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री काल्पनिक तौर पे खींची गई है। और इस रेखा के पूर्व जाने पर, अब ये क्योंकि तिथि है, ये दिन की बात करेगा, तिथि ये समय की बात कर रहा था, तो अगर हम क्या करें, 180 डिग्री खींची गई है, इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर, अगर हम पूर्व की ओर आ रहे हैं, उस तरफ ये रेखा होगी पीछे के साइड, और अगर उसके पूर्व की ओर आ रहे हैं तो हमें एक दिन घटाना पड़ता है, और अगर हम जा रहे हैं पश्चिम की ओर तो एक दिन बढ़ाना पड़ेगा। घटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम पूर्व में पहले पहुंच गए हैं, तो हम आगे हैं, तो एक दिन घटाना पड़ता है। और आपसे पूछा जाएगा इसे कितनी बार मोड़ा गया है, 4 बार इसे मोड़ा गया है, 4 बार इसे मोड़ा गया है। हाँ बिल्कुल, बेरिंग जल संधि जिसको कहा जाता है, उसके पास इसको खींचा गया है, बेरिंग जल संधि, बिल्कुल एकदम सही है। बेरिंग जल संधि के पास आपको और लिखना हो तो लिख लो बेरिंग जल संधि के पास। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं भारत का समय आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि भारत स्टार्ट होगा तो वहां बता दूंगा आपको। पूर्व में जाने पर एक दिन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इतने को अच्छे से देख लें। आ गया समझ? अच्छा, ये डाउट पूछ रहे थे तुम। हाँ, आ गया होगा समझ, ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। ठीक है, अब ये बात तो अपन ने देख ही ली। तो यहां पर ये समाप्त होती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। आप थोड़ा सा देख लेना। भारत का समय में, भारत अभी स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर से, तो वहां पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस में था ही नहीं, कहीं लिखा ही नहीं है अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की संरचना। आपका भारत का भौतिक स्वरूप से स्टार्ट होता है, लेकिन ये 2 लेक्चर आपको थोड़े जानने जरूरी थे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा, गुड। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में भारत का भौतिक स्वरूप से स्टार्ट करेंगे, उसका परिचय देखेंगे, उसकी कर्क रेखा परिस्थिति, समय, ये सब हम भारत में सेपरेट, मैंने भारत में रखा है तो उसको वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ भारत को ऐड मिक्स नहीं किया है, यहाँ हम विश्व का और अक्षांश देशांतर के हिसाब से देख रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी का शुक्रिया। अंजना, अपर्णा, बाकी लोग लाइव नहीं आते हैं, 2 ही लोग आते हैं, इसलिए 2 लोगों के नाम लेते हैं हम। तो भैया बाकी भाई बहन कहाँ पे हैं, आते नहीं है क्या? कि कोई बात नहीं, अगर आप रिकॉर्डेड देखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो बस पढ़ने से मतलब है। चलिए पढ़ना ने भी वैसे ही लिख दिया क्या? चलिए, पूरा तो नहीं पढ़ा मैंने, स्क्रीन बहुत दूर होती है ना, और मुझे वैसे ही लगता है चश्मा नहीं, तो मैं ऐसा देख लेता हूँ कि हाँ कुछ कुछ लिखा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उसको देख लेता हूँ। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।